हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं केम आइडिया। आज हम केमिस्ट्री के एमसीक्यू देखेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर से, यानी परमाणु संरचना से। इससे पहले परमाणु संरचना के 2 लेक्चर पहले से ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप उसको देख लें। फिर ये तीसरा लेक्चर है। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा कथन हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोहर मॉडल का भाग नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा बोहर के परमाणु मॉडल का भाग नहीं है। तो पहला जो ऑप्शन है वो है कि कक्षक में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्वांटाइज होती है। तो ये बिल्कुल सही बात है, कक्षक में ऊर्जा की जो होती है वो क्वांटाइज होती है। दूसरा है कि नाभिक से जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं, जैसे ये न्यूक्लियस है, ठीक है, जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे, जैसे यहाँ पे आ गए तो इसकी ऊर्जा कम हो जाएगी। जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से यहाँ पे जाएंगे तो धीरे धीरे ऊर्जा क्या होगी, कम होती जाएगी। यानी जो ई होता है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एन स्क्वायर के। ठीक है, ये होता है। तो मैं आपको बता दूं कि ई जैसे जैसे एन का मान बढ़ेगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मान बढ़ेगा, एनर्जी जो होती जाएगी वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि नाभिक से दूर जाने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होती जाएगी, न्यूनतम होती जाएगी। ठीक है, अगला है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वह नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही बात है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। और लास्ट ऑप्शन है कि कक्षा में किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति और वेग का निर्धारण एक साथ नहीं किया जा सकता। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। हमसे पूछा था कौन सा बोहर के परमाणु मॉडल का भाग नहीं है, तो जो डी ऑप्शन है वो बोहर के परमाणु मॉडल का भाग नहीं है, क्योंकि ये जो है ये हाइगेंस वर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत है। उन्होंने कहा था कि किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की स्थिति और वेग का निर्धारण एक साथ संभव नहीं है, और उन्होंने एक इक्वेशन दिया था, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल एच अपान 4 पाई। ये इक्वेशन दिया था किसने, हाइगेंस वर्ग ने बताया था कि किसी भी कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन की स्थिति और वेग का निर्धारण एक साथ हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बोहर सिद्धांत के अनुसार मुख्य क्वांटम नंबर n और कक्षा की त्रिज्या में क्या संबंध होता है। तो मेरे भाई बोहर ने बताया था कि r बराबर जो होता है, आपने निकाला था कि 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। ये हमारा बोहर ने कैलकुलेट करके, बोहर की कक्षा की त्रिज्या हमने निकाली थी कैलकुलेट करके। तो आप देख रहे हैं कि जो r है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एन स्क्वायर के। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। इसका जो बी ऑप्शन है वह बिल्कुल ही राइट है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि जब अल्फा कण की बेरिलियम धातु पर बम्बार्डिंग करवाई जाती है, मतलब बौछार करवाई जाती है, तो अत्यंत वेधन क्षमता वाली किरणें निकलती हैं जो वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होती हैं। ये हैं, तो मेरे भाई आपने पढ़ा है कि जब हम क्या करते हैं, ये है बेरिलियम धातु। ठीक है, इस बेरिलियम धातु पर हम क्या करते हैं, ये है बेरिलियम की धातु, और इस पर जब हम अल्फा कण की बौछार कराते हैं तब क्या होता है, तो इससे कुछ किरणें निकलती हैं, और इन्हीं किरणों को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन कहते हैं। और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, जिसके कारण ये वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होता है। और इसके लिए ये जो एक्सपेरिमेंट किया था, ये चैंडविक नामक साइंटिस्ट ने किया था। किसने, चैंडविक ने, जहाँ से न्यूट्रॉन का खोज हुआ। ठीक है, यानी न्यूट्रॉन के खोज का श्रेय जो है वो चैंडविक को जाता है। उन्होंने इक्वेशन भी बताया था। उन्होंने, मतलब हम जानते हैं कि जब जो हीलियम है वो क्या है, हीलियम जो है, सॉरी, अल्फा कण जो है वह हीलियम का नाभिक होता है। क्या होता है, हीलियम का नाभिक होता है, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इस पर क्या किया गया, ये बेरिलियम धातु पर बम्बार्डिंग करवाई गई थी, बीई पर। ठीक है, तो जब बेरिलियम धातु पर बम्बार्डिंग करवाई गई तो एक अदृश्य किरण निकली थी। उस अदृश्य किरण को हम क्या कहते हैं भाई, न्यूट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन कहते हैं मेरे दोस्त। क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन। तो इसी न्यूट्रॉन की खोज हुई थी यहाँ से। ठीक है, ये इक्वेशन भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए ये 9 है, ये ऊपर जो लिखा हुआ है ये 9 है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो सी हो जाएगा, न्यूट्रॉन की खोज हुई थी। ठीक है, न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है, जिसके कारण वह वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि
हमको ये बोला जा रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आता है तब क्या होता है। तो मेरे भाई ये मान लीजिए कि है न्यूक्लियस, ठीक है, और इसके चारों ओर हैं वृत्ताकार कक्षाएं, ठीक है। तो आपको बताना है कि जब इलेक्ट्रॉन मान लीजिए पहले यहाँ था, फिर इसको आपने बाहर से एनर्जी दिया, ठीक है, बाहर से एनर्जी दिया तो ये चला गया हाइयर ऑर्बिटल में, और जब हाइयर ऑर्बिटल से पुनः ये लोअर ऑर्बिटल जहाँ पर था उसी ऑर्बिटल में आया, तब ये क्या करेगा। तो मेरे भाई जितना इसने एनर्जी एब्जॉर्ब किया था, ठीक है, उतना क्या करेगा, अब रिलीज करेगा, ठीक है। तो एनर्जी को क्या करता है, रिलीज करता है, यानी ऊर्जा को क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन जो हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हमको बताना है कि द्रव्यमान संख्या ए और नाभिक की त्रिज्या आर में क्या संबंध होगा। तो मेरे भाई आपने पढ़ा होगा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, तो वहाँ से आर बराबर आपने निकाला था, आर बराबर में आर नाट ए के पावर 1/3, ये रिलेशन निकाला था आपने, आर बराबर आर नाट ए के पावर 1/3, जहाँ आर जो है वह बोहर के नाभिक की त्रिज्या है और आर नाट एक नियतांक है। क्या है, नियतांक है, ठीक है दोस्तों। आर नाट क्या है, नियतांक है, और ए जो है वो क्या है, द्रव्यमान संख्या है। ये क्या है, द्रव्यमान संख्या। तो सही रिलेशन कौन सा हो जाएगा इसमें, ए के पावर 1/2 है, ये नहीं हो सकता, ए के पावर पे कुछ नहीं है, एक स्क्वायर है, ये भी नहीं होगा, ए के पावर 1/3। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कक्षा की त्रिज्या यहाँ पे आर होगा मेरे दोस्तों, छोटा वाला आर, स्मॉल आर लीजिए। हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कक्षा की त्रिज्या आर है, तो लिथियम 2+ के प्रथम कक्षा की त्रिज्या क्या होगी। तो मेरे भाई इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, R/3 हो जाएगा। आप इसको लगा सकते हैं, कक्षा की त्रिज्या आर बराबर में क्या होता है, n²/z, ठीक है, n²/z। इस फार्मूले का उपयोग करके जब सॉल्व करेंगे तो R/3 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरे भाई अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि नोडल प्लेन पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता। तो नोडल प्लेन पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता क्या होती है। तो मेरे भाई मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लीजिए कि ये नोडल प्लेन मान लीजिए खींचा गया है, ये साइन और 8π किसी के बीच 8π/m/l के बीच में मान लीजिए खींचा गया, या आप ऐसे ही मान सकते हैं। चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं नोडल प्लेन और अच्छे से ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए कि ये है मेरा एक्स और वाई एक्सिस मान लीजिए, ठीक है। तो नोडल प्लेन जहाँ पर मान लीजिए कि कोई वेव आ रही है ऐसे, ठीक है, कोई वेव आई, फिर इस पॉइंट पे टच किया, फिर पुनः इस पॉइंट से ऐसे ऐसे जा रही है, मान लीजिए ऐसा वेव चल रहा है, वेव ऐसे चल रहा है, एक्सिस पे भी टच किया है। तो ये जो एक्सिस पे टच किया है, जहाँ मैं ब्लैक मार्क किया हूँ, ब्लैक कलर से दिखा रहा हूँ, इस एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता क्या होगी। तो ये भाई नोडल प्लेन है, ठीक है, इसी को नोडल प्लेन कहते हैं। जैसे ये वेव चल रही है, ठीक है, ये वेव चल रही है, तो ये जो यहाँ जहाँ पर एम्पलीट्यूड जो है वह जीरो है, जहाँ पर एम्पलीट्यूड जीरो है, जैसे मैं यहाँ पे दूसरे कलर से पिक किया हूँ, पिंक कलर टाइप में है, तो इससे टिक किया हूँ। तो ये जहाँ पर एम्पलीट्यूड जो है वो जीरो है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता क्या होती है, मिनिमम होती है, यानी मिनिमम सबसे कम होती है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता। एक प्रकार से आप मान सकते हैं कि यहाँ पर बहुत कम होती है, यानी शून्य मान सकते हैं। ऑप्शन शून्य में है तो शून्य मार देंगे, नहीं तो बहुत कम होता है ना, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता क्या होती है, बहुत कम होती है। नोडल प्लेन पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता क्या होगी, बहुत कम, ठीक है मेरे दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी परमाणु की बोहर त्रिज्या को व्यक्त करने का व्यंजक है, मतलब बोहर की परमाणु त्रिज्या को आपको बताना है। तो आपने पढ़ा होगा कि बोहर के परमाणु त्रिज्या आर बराबर क्या होता है, n²/4π²m/e²z। ये आपने पढ़ा होगा, आर बराबर n²h²4π²m/e²z, इतना आपने पढ़ा होगा। और जो पूरी वैल्यू, जो कांस्टेंट वैल्यू है, ये जो कांस्टेंट वैल्यू है, इस पूरे कांस्टेंट वैल्यू को, जिसको मैंने ब्लैक से मार्क किया है, इस कांस्टेंट वैल्यू का मान जब रखते हैं, तो मान रख करके जब सॉल्व किया जाता है तो कितना आता है, 0.53
0.539 0.539 एन स्क्वायर बाई जेड। ये एन बचा हुआ है और ये जेड बचा हुआ है, तो एन स्क्वायर बाई जेड इतना आता है, और वो किस में आता है, एंगस्ट्रॉन में आता है। ठीक है मेरे दोस्त, तो सोल्यूशन करने पर इतना आता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये सी ऑप्शन, माफ़ कीजिएगा ऑप्शन में मिस प्रिंट है, तो आप इसको, ये जो तीसरा है इसी को आप टिक करेंगे। ठीक है, वही मैच कर रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, हमसे पूछा जा रहा है कि हाइड्रोजन के प्रथम कक्षा की त्रिज्या हमको दिया हुआ है। हाइड्रोजन परमाणु की जो प्रथम कक्षा की त्रिज्या है वो दिया हुआ है 0.53 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, उसके बाद हमसे पूछ रहा है बोहर के तीसरे कक्षा की त्रिज्या। तो मेरे भाई आर जो होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो किसके होता है, एन स्क्वायर के। ठीक है, तो एन स्क्वायर के होता है, तो एन की वैल्यू कितना दिया है, 2 दिया हुआ है, 3 दिया है। तीसरे कक्षा की त्रिज्या पूछ रहा है, तो 3 हो गया, एन बराबर 3 रख दीजिए। तो ये आर बराबर कितना होता है, प्रथम कक्षा के 0.53 प्रथम कक्षा की त्रिज्या हो गई। उसके बाद एन स्क्वायर, यानी एन स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 तिरक के 9, और जेड की वैल्यू, हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, तो 1 होते हैं, तो 1 कोई मतलब नहीं, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो आर बराबर आ जाएगा 4.77 एंगस्ट्रॉन। 4.77 एंगस्ट्रॉन। इसका कैलकुलेशन आप जब करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे को सॉल्व करेंगे, तो आपको लास्ट ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ तीसरे कक्षा की त्रिज्या पूछा है, तो एन बराबर 3 रख दीजिए। सिंपल सा, आपको फार्मूला पता ही है पूरा बोहर के परमाणु मॉडल का, तो आप सिंपल सा, जैसे ही आपको पता है कि आर बराबर होता है ना 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, तो एन स्क्वायर बाई जेड होता है, तो आप जैसे ही रखेंगे एन की वैल्यू 3, और हाइड्रोजन परमाणु के लिए, तो हाइड्रोजन परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 होते हैं, तो जेड की वैल्यू हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो जब रख के सॉल्व करेंगे तो 4.77 आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बोहर के परमाणु मॉडल का खंडन करता है। मतलब बोहर के परमाणु मॉडल कहाँ पर फेल हो गया, खंडन करने का मतलब है कि कमियां क्या थी, आप इसको ये समझ सकते हैं कि इसकी कमी क्या थी। क्या कमी को आप समझ सकते हैं, खंडन करना मतलब कमी, या उसका जो है कि कहाँ पर वो फेल हो गया, ये आपको बताना है। तो मेरे भाई जो बोहर का परमाणु मॉडल था वो 3-4 बातों पर फेल हो गया। पहले तो वो हाइड्रोजन परमाणु में स्पेक्ट्रम को नहीं बता पाया, किसको, स्पेक्ट्रम को, हाइड्रोजन परमाणु में स्पेक्ट्रम को नहीं बता पाया। दूसरी बात, वो हाइगेंसबर्ग सॉरी दोस्तों, वो जो है पाउली के अपवर्जक सिद्धांत को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। पाउली अपवर्जक सिद्धांत को क्या किया, एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये सारी उसकी क्या थी, कुछ कमियां थी, जिसके कारण वो क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका जो सही ऑप्शन है, पाउली के अपवर्जक के सिद्धांत का एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है हमसे ये पूछ रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या होगी। मेरे भाई प्रथम उत्तेजित अवस्था का मतलब ये है कि ये है न्यूक्लियस। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जो है इस कक्षा में है, और ये इस कक्षा से इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने ऊपर वाले कक्षा में गया, ये प्रथम उत्तेजित कक्षा है। ठीक है, इसमें गया है, तो उस समय इसकी त्रिज्या क्या होगी, तो एन बराबर 2 के लिए पूछ रहा है कक्षा की त्रिज्या, एन बराबर 2 के लिए कक्षा की त्रिज्या पूछ रहा है। और हमको पता है कि आर बराबर क्या होता है, ये यहाँ पे ए नॉट दिया हुआ है, ए नॉट जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है, तो हम आर बराबर हम रख देते हैं, आर बराबर में ए नॉट एन स्क्वायर बाई जेड। ठीक है, हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ए नॉट एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 का स्क्वायर कर दीजिए, 2 का स्क्वायर बाई जेड की वैल्यू 1, तो ये क्या आ जाएगा, टोटल सॉल्व करेंगे तो 4 ए नॉट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4 ए नॉट। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन। जो इसका सही ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा स्तर के बढ़ते क्रम में इलेक्ट्रॉन को भरने का नियम किसने दिया। किसने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है पहले 1s में जाएगा, उसके बाद 2s में, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में, फिर 4p में, फिर 4p में, फिर 3d में, सॉरी फिर 4s के बाद फिर 3d में, फिर 4p में, ऐसे ऐसे करके किसने बताया कि ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन जो है भरा जाएगा, यानी ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में इलेक्ट्रॉन को भरा जाएगा।
ये किसने बताया? तो मेरे भाई ये जो बताया था, ये बताया था अपबाऊ ने। किसने बताया था? अपबाऊ। अपबाऊ ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरेंगे। और उसके बाद हुंड ने बताया था कि प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो है पहले एक एक भरा जाएगा। जब एक एक भर जाएंगे, जब एक एक भर जाएंगे देन फिर पेयरिंग कराना क्या करेंगे? शुरू करेंगे। जब तक इलेक्ट्रॉन एक एक सभी कक्षा में नहीं भरे जाएंगे तब तक आप जो है उसमें पेयरिंग नहीं करवाएंगे। ये हुंड ने बताया था। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हमसे पूछ रहा है कि फ्लैंक स्थिरांक का मान कितना होगा। तो आपको बताना है फ्लैंक स्थिरांक का मान कितना होगा। तो फ्लैंक स्थिरांक एच की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.63 या 7 भी बोल सकते हैं इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। यूनिट याद रखेंगे हमेशा, यूनिट जो होता है वह क्या होता है? जूल सेकेंड। तो एच की जो वैल्यू है वो इतनी होती है। तो ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? डी जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रम श्रेणी वह जो अवरक्त क्षेत्र में नहीं पड़ती। आपसे पूछा है कौन सा है जो अवरक्त क्षेत्र में नहीं पाया जाता है। तो मेरे भाई जो फुंड है वो अवरक्त क्षेत्र में होता है, पैकेट भी अवरक्त क्षेत्र में होता है, अवरक्त क्षेत्र में होता है, और पाश्चन भी अवरक्त क्षेत्र में होता है। पर जो लाइमन श्रेणी है ये जो है ये पराबैंगनी क्षेत्र में होता है। कौन सा? पराबैंगनी। लाइमन श्रेणी जो होता है पराबैंगनी, पराबैंगनी में होता है। ठीक है, लाइमन श्रेणी जो होती है वो किस क्षेत्र में पाई जाती है? पराबैंगनी क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, और जो बामर श्रेणी होती है वो अवरक्त क्षेत्र में पाई जाती है। जो बामर श्रेणी है वो कहाँ पाई जाती है? अवरक्त क्षेत्र में। और बाकी सभी जितनी भी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की श्रेणियां हैं सभी की सभी किस में पाई जाएंगी? सभी के सभी जो हैं वो पाई जाती हैं मेरी किस में भाई? तो वो पाई जाती हैं अवरक्त क्षेत्र में। सॉरी, हाँ अवरक्त क्षेत्र में पाई जाती हैं। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है सी ऑप्शन। ये जो है पराबैंगनी क्षेत्र में पाया जाता है। किस क्षेत्र में? पराबैंगनी। बाकी ये जो तीन है वो अवरक्त क्षेत्र में पाए जाते हैं। किस क्षेत्र में? अवरक्त क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब इलेक्ट्रॉन अस्थायी कक्षा में घूमता है तो उसको क्या कहते हैं? भाई जब न्यूक्लियस के चारों ओर, बोहर ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं? घूमते रहते हैं। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है तो ये न्यूक्लियस के चारों ओर जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है। पर मेरे भाई जब जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं और घूमते हुए ऊर्जा को बाहर नहीं निकालते हैं उस कक्षा को हम कहते हैं क्या? अस्थायी कक्षा। यानी इलेक्ट्रॉन जब अस्थायी कक्षा में घूमते हैं तो वहाँ पर ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते, यानी विकिरण का उत्सर्जन नहीं करते हैं। ऑप्शन डी जो हो जाएगा, ऑप्शन सी जो हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जब परमाणु पर अल्फा कण की बौछार यानी बमबारी कराई जाती है तो लाखों में से केवल कुछ विक्षेपित होते हैं और अन्य जो होते हैं अविक्षेपित गुजर जाते हैं। इसका कारण क्या होता है? तो इसका कारण ये है मेरे भाई कि ये है न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाएं होती है। जब अल्फा कण जाता है तो इधर जो है खाली स्पेस होता है और खाली स्पेस के कारण वो क्या होता है? सीधे गुजर जाता है। पर जैसे ही न्यूक्लियस के सामने आता है क्या हो जाता है? वो फिर से जिधर से आया होता है उधर ही चला जाता है, क्योंकि यहीं पर जो है इसका क्या होता है? आयतन होता है। ठीक है, तो परमाणु का जो समस्त आयतन होता है वह छोटे से स्थान पर केंद्रित करता है जिसको हम नाभिक कहते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो डी हो जाएगा। परमाणु के आयतन के सापेक्ष नाभिक द्वारा घेरा गया आयतन क्या होता है? बहुत कम होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा इसका। चलिए तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा कि वनयस ऑर्बिटल से परमाणु के ऑर्बिटल से वनयस इलेक्ट्रॉन के संकरण का कारण यानी आपसे पूछ रहा है कि वनयस में संक्रमण का कारण है ट्रांजिशन। संक्रमण को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन का क्या कारण है? तो मेरे भाई ट्रांजिशन का एक ही कारण है कि वो ऊर्जा का अगर कोई भी कहीं पर भी ट्रांजिशन तभी पाया जाएगा। जैसे ये ऑर्बिटल है। ठीक है, ये डी ऑर्बिटल है। ठीक है, ये डी के 5 सबसेल हैं। इसमें मान लीजिए कि कुछ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब इनको आपने बाहर से एनर्जी दिया तो ये क्या होंगे? एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे, यानी ये स्प्लिट हो जाएंगे, दो भागों में टूट जाते हैं। आप उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे, मतलब 12th में आके पढ़ेंगे आप। तो ये स्प्लिट होते हैं दो भागों में
और जब स्प्लिट होते हैं क्यों, क्योंकि उनको बाहर से क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। यानी जब तक ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का क्या करेंगे, अवशोषण करेंगे, तो ऊर्जा के अवशोषण के कारण संक्रमण पाया जाता है। ठीक है, तो ट्रांजिशन ऊर्जा के अवशोषण के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, पहला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस सेक्शन का जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कक्षा की त्रिज्या कितनी होती है। तो एकदम इजी क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कक्षा की त्रिज्या कितनी होती है आपको बताना है। तो मेरे भाई फार्मूला पता है, R बराबर में 0.53 इंटू n²/z। तो यहाँ से हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू भी 1 हो जाएगी और n की वैल्यू, z की वैल्यू भी 1 हो जाएगी और n की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। जब 1 1 रखेंगे तो ये पूरी वैल्यू 1 ही हो जाएगी और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें तो 1 ही आएगा। तो हाइड्रोजन के प्रथम कक्षा की जो त्रिज्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 0.53 और वो भी एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, तो वो जो सही ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ क्वेश्चन थे। अगले फिर अभी इसके बाद भी इस पे जो है वीडियो बनेगा, अभी बहुत सारे क्वेश्चन करवाने हैं हमको। तो हम अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।